तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में जो बीजेपी की विधायक दल की बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है और किरण चौधरी के नाम की मुहर लगी है। तो किरण चौधरी को राज्यसभा भेजेगी बीजेपी और सुबह से ही लगातार हम हरियाणा न्यूज पर यह खबर दिखा रहे थे कि किरण चौधरी होंगी जिन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। आपको बता दें कि 3 सितंबर को राज्यसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। बीजेपी विधायक दल की जो बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में किरण चौधरी के नाम पर मुहर लगी है और राज्यसभा जाना किरण चौधरी का लगभग तय माना जा रहा है संख्या बल के हिसाब से। तो हरियाणा न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। आपको बता दें, लगातार हरियाणा न्यूज पर यह खबर दिखाई जा रही थी कि किरण चौधरी को राज्यसभा भेजेगी बीजेपी और बिल्कुल बैठक खत्म होने के बाद इस खबर पर मुहर और किरण चौधरी राज्यसभा जाएंगी। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा भेजी जाएंगी किरण चौधरी। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, हरियाणा में 5 राज्यसभा सीट हैं जिस पर वर्तमान में सुभाष बराला, कृष्णलाल पवार और कार्तिकेय हैं। इसके अलावा जांगड़ा है। अब 5वीं सीट खाली हुई थी दीपेंद्र हुड्डा की, क्योंकि वो लोकसभा चले गए, रोहतक से उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद ये 5वीं सीट पर ये उपचुनाव और किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा जाएगा। 3 तारीख को राज्यसभा के लिए जो है वोटिंग होगा और उसके बाद ही परिणाम भी सामने आ जाएंगे। तो 3 सितंबर को राज्यसभा के लिए मतदान होना है और किरण चौधरी के नाम पर यह मुहर, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, एक तरह से देखा जाए तो हरियाणा न्यूज की खबर पर मुहर लगी है, किरण चौधरी होंगी राज्यसभा उम्मीदवार बीजेपी से। बिल्कुल, देखिए हरियाणा न्यूज की खबर पर एक बार फिर मुहर लगने का काम हुआ है। हरियाणा न्यूज कल से ही अपने तमाम दर्शकों को बता रहा था कि किस प्रकार से राज्यसभा चुनाव में किरण चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। सबसे मजबूत दावेदार के रूप में किरण चौधरी जो है वो निकलकर सामने आई है। आज मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई, बैठक में भी कहीं न कहीं किरण चौधरी के नाम के का ऐलान जो है वो किया गया। उनके नाम के आगे तमाम विधायकों की तरफ से दस्तखत जो है वो किए गए हैं। यानी कि राज्यसभा चुनाव के नामांकन के लिए 10 विधायकों को समर्थन पत्र की जरूरत होती है, तो वो तमाम विधायकों की तरफ से दस्तखत जो है वो किए गए हैं। कल सुबह 10 बजे किरण चौधरी जो है अपना नामांकन दाखिल करने के लिए विधानसभा जाएंगी। 10 बजे अपना नामांकन दाखिल जो है वो करती हुई नजर आएंगी। जी चलिए, आज इन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया और उसके बाद तो ये तय हो गया था कि किरण चौधरी ही राज्यसभा जाएंगी बीजेपी की तरफ से। अब सुबह से ही इस पर चर्चा भी हो रही थी, बातचीत भी हो रही थी, क्या कोई रिएक्शन मिल सका है अभी फिलहाल? देखिए, सुबह उनकी तरफ से कहीं ना कहीं जो इस्तीफा दिया गया था उसको तुरंत मंजूर कर लिया गया था। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने से भी हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की थी। उनकी तरफ से कहा था कि किरण चौधरी ने फिजिकल तौर पर प्रेजेंट होकर के इस्तीफा दिया है और जिसको स्वीकार कर दिया गया है। उसके बाद से ही ये तमाम जो चीजें हैं वो पुख्ता होती हुई नजर आई कि किरण चौधरी राज्यसभा का जो उपचुनाव होना है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर निकल करके सामने आएंगे। तो अभी एक बैठक हुई है, मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक हुई है और इस बैठक में तमाम विधायकों की तरफ से प्रस्ताव पर साइन किया गया। उस जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है जिसे 10 कैंडिडेट के सिग्नेचर की जरूरत होती है, उस पर दस्तखत किए गए और कल ये नॉमिनेशन जो है वो किरण चौधरी करने वाली है, क्योंकि अंतिम तिथि नॉमिनेशन की कल की ही है और कल किरण चौधरी नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर देंगी। चलिए, एक बार फटाफट विधानसभा के जो समीकरण है, संख्या बल है, वो भी समझ लेते हैं रवि, क्योंकि अब कल तो नामांकन कर देंगे किरण चौधरी, जैसा कि आपने जानकारी भी दी है कि 10 बजे के लगभग वो नामांकन करने पहुंचेगी और 3 तारीख को इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। संख्या बल को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए संख्या अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त बहुमत है और इस बहुमत के आधार पर ही कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अपने कैंडिडेट खड़े नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं वो चुनाव से पहले यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले इस प्रकार का एक टैग नहीं लगवाना चाह रहा कि वो राज्यसभा चुनाव में हार गए। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें देखते हुए अगर संख्या बल की बात की जाए तो बीजेपी के पास अपने विधायक हैं, करीब 40 के आसपास अपने विधायक हैं। इसके साथ साथ सिरसा विधायक और हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा का समर्थन है। निर्दलीय विधायक नैनपाल राउत का समर्थन है। इसके साथ साथ जेजेपी के विधायक जोगीराम सिन्हा, ग्राम निवास सुरजाटेरा, ये कहीं ना कहीं सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के नंबर की अगर बात की जाए तो विपक्ष से ज्यादा नंबर जो है वो सत्ता पक्ष के पास है और इस राज्यसभा चुनाव में जितने नंबर मैक्सिमम नंबर जो बीजेपी को चाहिए वो उनके पास फिलहाल मौजूद है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा जा रहा है रवि, फायदे क्या कुछ हो सकते हैं इससे बीजेपी को?
और देखिए कहीं ना कहीं फायदे कहीं ना कहीं इकलौती बीजेपी का कैंडिडेट है और कहीं ना कहीं जाट समुदाय से वो आती है और चौधरी बंसीलाल की लेगेसी को संभालती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो चौधरी बंसीलाल के जो सपोर्टर्स हैं, जो पूरे हरियाणा में ऑल ओवर हरियाणा में उनके सपोर्टर्स हैं, उनको साथ लाने का काम जो है वो कर सकती है। इसके साथ साथ अगर और बात की जाए तो एक बड़ी नेत्री है, 4 बार की हरियाणा से विधायक है, पूर्व डिप्टी स्पीकर है, वो दिल्ली से विधायक जो है वो रह चुकी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार से कोई बड़ा नेता जब पार्टी में आता है तो निश्चित तौर पर उस पार्टी को फायदा मिलता है। और किरण चौधरी के इंडिविजुअल फायदे की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से भरोसा जताया है। अब केंद्र की रवि, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का नाम भी था इसमें, कुलदीप बिश्नोई का नाम भी चल रहा था, काफी समय पहले चर्चा हो रही थी। बिल्कुल, देखिए तो कुलदीप बिश्नोई का बिल्कुल नाम चल रहा था, लेकिन पार्टी की तरफ से जो सोशल इंजीनियरिंग की गई है, क्योंकि विधानसभा बिल्कुल नजदीक है, ऐलान विधानसभा का हो चुका है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है, वो सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर किरण चौधरी से मजबूत कैंडिडेट और किरण चौधरी से ज्यादा फायदे का सौदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं लग रहा। चलिए, अब रिएक्शन का इंतजार है, अब देखने वाली बात होगी इस पर क्या कुछ रिएक्शन मिला है। हालांकि आज भूपेंद्र हुड्डा तो पहले ही कह चुके हैं कि हम कैंडिडेट इसलिए नहीं खड़ा करें क्योंकि संख्या बल नहीं है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, देखिए एक तरह से अगर हम देखा जाए तो हरियाणा में जब से बीजेपी की सरकार आई है तो नॉन जाट चेहरा रहा है मनोहर लाल और अब नायब सैनी। अगर हम बात करें अभी जो केंद्र में सांसद भेजे गए हैं वो भी नॉन जाट चेहरा है, तो क्या लगता है आपको किरण चौधरी को अगर राज्यसभा भेजा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जाट को यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है, फायदा इससे होगा उनको राज्यसभा भेजने से, या फिर मैनेज करने की कोशिश की यहाँ पर बीजेपी ने? देखिए राशि, एक तो सबसे अहम बात यही है कि हमारे दर्शक सभी देख रहे हैं हरियाणा न्यूज के, और उनके लिए तो ये पहले से ही हरियाणा न्यूज ने बता दिया कि किरण चौधरी के नाम पर मोहर लग चुकी है, और ये सबसे पहले जो खबर दिखाने वाला हरियाणा न्यूज ही था। और देखिए जो आपने बात रखी है किरण चौधरी का, अगर जाट और नॉन जाट की राजनीति के लिए देखिए हरियाणा में खासा चर्चित रहा है हर चुनाव, चाहे लोकसभा की बात करें या दूसरे पदों पर नियुक्तियों की बात रही हो। लेकिन एक अहम बात है कि किरण चौधरी को केवल एक जाट नेता के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उनका एक बड़ा कद है, उनकी एक पारिवारिक विरासत भी है। प्रधानमंत्री महेंद्रगढ़ में देखिए रैली करने के लिए आते हैं पाली गांव में, और वहां पूर्व मुख्यमंत्री और किरण चौधरी के ससुर चौधरी बंसीलाल का खासतौर पर जिक्र करते हैं, उनसे जुड़े हुए संस्मरण सुनाते हैं, उनसे जुड़े हुए प्रसंगों की चर्चा करते हैं, और कई उन्हें एक तरह से भावभीनी यादें उनके साथ जो जुड़ी हुई थी उनको बताते हैं। तो देखिए इस मामले में आप यह समझ सकते हैं कि एक अच्छा खासा उनकी राजनीतिक तौर पर 40 साल का जो कैरियर है, एकमात्र किरण चौधरी वो नेता है हरियाणा में। ऐसे कुछ परिवार हैं, किरण चौधरी उनमें से एक नेत्री हैं जो दिल्ली में राजनीति करती हैं तो कांग्रेस की करती हैं, हरियाणा में भी आती हैं अपने पति के देहावसान के बाद, तब वे आके हरियाणा में राजनीति करती हैं तो कांग्रेस की करती हैं, और लगातार हर स्थिति में चाहे वे उनके लिए नकारात्मक पोजीशन रही हो या कैसे भी रही हो या पार्टी में अंतर्कलह हो, वो कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ती, कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ती। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, उनका टिकट कट जाता है और ऐसे में उन्हें भाजपा में आना पड़ता है। और अब एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कई जो है वो अपने समीकरण साधने का काम इस किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजने के जरिए वे करने जा रहे हैं। और इसका लाभ निश्चित रूप से देखिए जब पार्टियां कोई समीकरण साधती हैं और केंद्रीय नेतृत्व तमाम तरह के सर्वे करता है, उसके आधार पर कोई निर्णय आता है, तब तो निश्चित रूप से उनको उसका लाभ मिलता है। तो किरण चौधरी भी एक तीर से कई शिकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किया है। जी राशि, बिल्कुल। अब देखिए अभी रवि भी कुछ देर पहले जुड़े थे, उनसे हम चर्चा कर रहे थे कि फायदा क्या कुछ होगा बीजेपी को। तो बीजेपी को तो फायदा हो सकता है, लेकिन अगर हम किरण चौधरी की ही बात करें तो उन्हें क्या कुछ फायदा हो सकता है इससे? जी निश्चित रूप से किरण चौधरी को तो लाभ है ही। देखिए एक तो 40 साल की जो उनकी राजनीतिक रही है, उनके कार्यकर्ता मायूस थे, क्योंकि एक तो किरण चौधरी की पुत्री श्रुति चौधरी लगातार चुनाव हार रही थी, और अब 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ उनका टिकट गया। तो ऐसे में जो एक तरह से माँ के लिए एक बड़ा दर्द होता है कि उसकी बेटी की राजनीतिक कैरियर चौपट होने के कगार पर आ गया। तो ऐसे में उन्होंने पाला बदला, भारतीय जनता पार्टी में आई, या फिर खुद राज्यसभा में जा रही है। देखिए तो शाम सीट उनकी पारिवारिक सीट है, चौधरी बंसीलाल चुनाव लड़ते रहे, उसके बाद चौधरी सुरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा, उसके बाद किरण चौधरी ने चुनाव लड़ा, और अब अगर तो शाम सीट की बात आएगी तो निश्चित रूप से उनकी बेटी का कैरियर भी सुरक्षित हो गया है, श्रुति चौधरी का।
वे राज्यसभा में रहेंगी, केंद्र की राजनीति करेंगी और बेटी जो है श्रुति चौधरी यहाँ करेंगी। और भविष्य में देखिए क्या कुछ राजनीति में रहता है, ये तो आगे का वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल राजनीति में किरण चौधरी की जो मायूसी थी उससे वे उबर गई हैं और निराशा के माहौल में थी। उनके कार्यकर्ता निराश थे, मायूस थे, तो निश्चित रूप से उन्हें एक रास्ता मिल गया है उस निराशा और मायूसी के भंवर से निकलने का। भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीद के साथ वे आई थी वो उम्मीद उनकी पूरी होने जा रही है। जी बिल्कुल अमित जी, आपने भी देखा होगा लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए तो नाराजगी तो थी जब टिकटों का बंटवारा हुआ था। उस वक्त किरण चौधरी भरे मंच पर राजनाथ सिंह से बहस करती हुई नजर आई थी। राहुल गांधी भी उसी मंच पर बैठे थे और जैसे ही लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद ही तुरंत इन्होंने पार्टी छोड़ दी। और राजनाथ सिंह भी ये कहते हुए नजर आए थे भीतर घात है इसलिए मैं हारा चुनाव या कांग्रेस हारी चुनाव। तो अब आगामी विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में, 1 अक्टूबर को मतदान डाले जाने हैं, 4 को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। उससे कैसे जोड़कर देख रहे हैं आप इसे? देखिए निश्चित रूप से इसका लाभ तो मिलता ही है। राष्ट्रीय कोई कद्दावर नेता आकर जुड़ता है तो उससे फायदा होता है और ये तमाम समीकरण और भविष्य की राजनीति को देखकर ही जो है वो दल बदल किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब भिवानी महेंद्रगढ़ सीट देखिए, पहले ही दक्षिण हरियाणा में एक तरह से राव इंद्रजीत के बाद कोई कद्दावर चेहरा अगर इस तरफ से जुड़ रहा है भिवानी महेंद्रगढ़ से किरण चौधरी के रूप में पारिवारिक विरासत को लेकर, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा और उन तमाम सीटों पर। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर दक्षिण हरियाणा जो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत अगर उसे किला कहा जाए तो पिछले अगर 2 चुनावों की लगातार बात करें तो उनको बड़ा लाभ जो है वो दक्षिण हरियाणा से मिला है। दूसरा लाभ उन्हें जीटी रोड से मिलता रहा है। इसी बीच अगर भिवानी महेंद्रगढ़ से किरण चौधरी का आना, और किरण चौधरी का ही नहीं देखिए चौधरी बंसीलाल का और चौधरी सुरेंद्र सिंह का, पूरे हरियाणा में उनका 90 सीटों पर उनके कार्यकर्ता समर्थक रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा विकास पार्टी की सरकार 1996 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ करके ही बनी थी। उस समय एक बड़ा नाम था चौधरी बंसीलाल का, हालांकि वो सरकार बाद में गिर गई, लेकिन उनके कार्यकर्ता जो थे वो हर हल्के में थे। तो ऐसे में किरण चौधरी के लिए एक फायदा ये है कि वो एक बड़ी राजनीति करने की अगर उम्मीद रखती है तो उनके पूरे कार्यकर्ताओं का एक जुड़ाव उनके साथ हरियाणा भर में है। अब वो किस तरह से उनके साथ बांधे रखती है, किस तरह से बीजेपी को अगर वो फायदा देती है। चलिए अब ठीक है, अब ये तो हरियाणा न्यूज की खबर पर मुहर लगी है, किरण चौधरी को राज्यसभा भेज रही है बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए।